गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10। ज्योग्राफी का जो चैप्टर लास्ट क्लास मैंने आपको पढ़ाया 24 जनवरी को, उसमें जो टॉपिक था, जो चैप्टर है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। टॉपिक है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो मैंने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था, इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कैसे प्राइमरी और एग्रीकल्चर सेक्टर से इंटरलिंक्ड है, इसके बारे में मैंने पढ़ाया था 24 जनवरी को। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का जो न्यू टॉपिक आपके साथ है, कंट्रीब्यूशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इन द इंडियन इकोनॉमी। भारत की अर्थव्यवस्था में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का क्या योगदान है, ये आज का टॉपिक है जिसे मैं आज पढ़ाऊंगा आपको। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ओके। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो शेयर है जीडीपी, कंट्रीब्यूशन शेयर होता है इकोनॉमी में, मतलब जीडीपी में, कंट्री के जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का और सेकेंडरी सेक्टर का कितना योगदान है, कितना है। तो देखा गया कि जीडीपी में इसका 17% और इससे भी अधिक है। मैं इससे भी अधिक इसलिए कह रहा हूं कि ये शेयर बढ़ता चला जाता है और आपका बुक पुराना होगा तो उसमें ये रिकॉर्ड 17% होंगे, बट अगर न्यू बुक आपके पास होगा तो उसमें आप देखेंगे इसके शेयर बढ़े हुए। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का जीडीपी में शेयर 17% और इससे ज्यादा है। उस 17% में जो है उसमें देखिए माइनिंग, क्विलिंग, इलेक्ट्रिसिटी और गैस प्रोडक्शन का 10%। तो बच कितना गया 7%। तो ये 7% मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का जीडीपी में से है। और ये अगर हम कंपेयर करके देखते हैं ईस्ट एशियन कंट्रीज में, हमारा कंट्री क्या है साउथ एशिया में, हम देखना चाहते हैं, कंपेयर करते हैं ईस्ट एशिया में। ईस्ट एशियन कंट्रीज अगर हम कंपेयर करते हैं तो उसके मामले में हमारा देश बहुत पीछे चल रहा है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का शेयर किसमें, जीडीपी। देखिए ईस्ट एशियन कंट्रीज में कितना है, 25% से 35% के बीच में है जीडीपी में शेयर ईस्ट एशियन कंट्रीज का। उसके कंपेयर में हमारा देश में बहुत कम है। हमारे देश का जो ग्रोथ है, एनुअल ग्रोथ, यहाँ एनुअल ग्रोथ से है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का ग्रोथ आपको और एनुअल 10% के आसपास, और गवर्नमेंट डिजायर करती है मोर देन 12%। आज के डेट में गवर्नमेंट उम्मीद करती है कि 12% से भी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का ग्रोथ होना चाहिए। इसके लिए गवर्नमेंट कई स्टेप लेती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए। उसके लिए पॉलिसी बनाए जाते हैं, इंडस्ट्री सेटअप किए जाते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट को अट्रैक्ट किए जाते हैं, उन्हें बेनिफिट दिया जाता है। और इसके लिए हमारे देश में एक ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडेशन किया गया जिसका नाम है NMCC, द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिव काउंसिल। ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एक ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडेशन किया गया ताकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को डेवलप किया जा सके, उसको ग्रोथ दिया जा सके, उसका सेटअप हो, उसके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जा सके। इसका फाउंडेशन किया गया है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में इंडस्ट्रियल लोकेशन, जो हमारा न्यू टॉपिक है इंडस्ट्रियल लोकेशन, मीन्स इंडस्ट्री का सेटअप कहां पे हो सकता है और कहां पे किए जाते हैं।
नॉर्मली देखा जाता है या फिर पीपल का कंप्लेन भी होता है कि किसी खास एरिया में कोई इंडस्ट्री नहीं है और किसी खास एरिया में बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं, और इसके लिए गवर्नमेंट को भी रेस्पॉन्सिबल माने जाते हैं। पीपल की जो थिंकिंग है उस बेस पे, लेकिन किसी भी इंडस्ट्री का सेटअप करने के कुछ उसमें फैक्टर्स होते हैं, उस फैक्टर्स के थ्रू ही इंडस्ट्री का सेटअप होता है, और वो फैक्टर ही इन्फ्लुएंस करता है लोकेशन ऑफ द फैक्ट्री और इंडस्ट्री। अब देखिए उसके लिए क्या क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। सबसे पहले तो देखा जाता है कि किस तरह की इंडस्ट्री सेटअप करना है, उसके लिए रॉ मटेरियल कहाँ पे अवेलेबल हो सकता है और चीप रेट में कहाँ पे अवेलेबल हो सकता है। तो पहला ये थिंकिंग होता है बिफोर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंडस्ट्री देयर इज ए सर्च ऑफ रॉ मटेरियल, कि रॉ मटेरियल कहाँ अवेलेबल होगा इंडस्ट्री के लिए। दूसरा होता है लेबर में स्किल लेबर और अनस्किल लेबर, ये अवेलेबल कहां पे हो पाएगा, लार्ज स्केल में और चीप रेट पे अवेलेबल हो पाएगा। क्योंकि अल्टीमेटली इंडस्ट्रीज में जो प्रोडक्शन होते हैं कंपिटिटिव मार्केट के लिए वो चाहते हैं कि उनके प्रोडक्ट का वैल्यू कम हो ताकि मार्केट में वो छा सके। तो प्रोडक्ट का वैल्यू कम करने के लिए उन्हें क्या करना होगा, लेबर कॉस्ट कम भी करना पड़ेगा। तो वो सोचते हैं कि चीप लेबर अवेलेबल कहां पर हो सकता है। ये दो फैक्टर पहला है आपको इंडस्ट्रियल लोकेशन। तीसरा है कैपिटल, जिसे आप पूंजी कहते हैं, पैसा कहते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। कोई व्यक्ति डेयर कर सके, एंटरप्रेन्योर होने चाहिए जो पैसे को इन्वेस्ट कर सके, खर्च कर सके। पावर से मतलब इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की उपलब्धता, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है इंडस्ट्री को, उसको सस्ते रेट में बिजली अवेलेबल हो और 24 आवर विद द वोल्टेज, हाई वोल्टेज के साथ 24 आवर चीप रेट में बिजली अवेलेबल हो उसमें। और तीसरा है प्रोडक्ट को सेल करने के बड़े मार्केट चाहिए। जो इंडस्ट्री में प्रोडक्ट हो उसको सेल करने के लिए मार्केट चाहिए। तो इतने सारे फैक्टर्स ही इन्फ्लुएंस करते हैं किसी भी एरिया में इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए। बट इतने सारे फैक्टर्स किसी एक जगह अवेलेबल हो, इट इज वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल। रेयरली ऑल दीज फैक्टर्स आर अवेलेबल एट वन प्लेस। किसी खास जगह पे इतने सारे फैक्टर अवेलेबल होना बहुत मुश्किल नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी इंडस्ट्री सेटअप करना है तो उसके लिए लोकेशन कहां देखा जाता है इंडस्ट्री का, उसी जगह देखा जाता है जहां पे मैक्सिमम, इसमें से अगर सभी अवेलेबल नहीं हो तो एटलीस्ट मैक्सिमम जहां अवेलेबल हो, मोस्ट एप्रोप्रिएट प्लेस, ऐसी जगह जहां ऑलमोस्ट या फिर 3-4 मैक्सिमम फैक्टर अवेलेबल हो, बाकी को हायर किए जा सकते हैं, जहां पे सारे अवेलेबल हो और या तो फिर इजी वे में अरेंज किए जा सके। ध्यान देना, ये सारे फैक्टर्स या तो एक जगह अवेलेबल हो या फिर उसको इजी वे में अरेंज किया जा सके, इंडस्ट्री को सप्लाई किया जा सके, तो उस जगह पे इंडस्ट्री का सेटअप होता है। अब देखिए इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन, दो ऐसा टर्मिनोलॉजी है जो एक साथ चलता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन्स एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लार्ज स्केल ऑफ इंडस्ट्रीज, बड़े पैमाने पर उद्योग का सेटअप होना इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा। और अर्बनाइजेशन, जहां इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है वहां नेचुरली अर्बनाइजेशन हो जाता है, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन में जो इंगेज होते हैं उन्हें सर्विस प्रोवाइड करने के लिए पीपुल सेटअप होते हैं, और जहां पीपुल सेटअप होते हैं वहां पर ऑर्गेनाइज हो जाता है। जो शहर होती है मोस्टली इंडस्ट्री अगर शहर में सेटअप होते हैं तो शहर क्या प्रोवाइड करता है, देखिए बड़ा मार्केट प्रोवाइड करता है, उसे बैंक लोन लेने के लिए, ट्रांजेक्शन के लिए, मनी ट्रांजेक्शन के लिए बैंक स्टेब्लिश रहते हैं। गुड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है, LIC जो सिस्टम है, इंश्योरेंस पॉलिसी सिस्टम है, वो स्टेब्लिश होते हैं वहां पे। और भी कई फैसिलिटीज हैं, लेबर अवेलेबल होता है,
बहुत सारे फाइनेंशियल एडवाइजर भी वहां अवेलेबल हो जाते हैं, ठीक है कि नहीं। तो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन दोनों हाथ में हैंड टू हैंड चलता है, एक साथ चलता है, ठीक है। और इस ऑर्गेनाइजेशन में जहां पीपल सेटअप होते हैं वहां डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैसिलिटी सेटअप होती है। हॉस्पिटल का फाउंडेशन हो जाता है, आपको स्कूल के फाउंडेशन हो जाते हैं, मार्केट का सेटअप हो जाता है, बड़े बड़े रिहायशी इलाके बन जाते हैं, और एक तरह से वो एरिया क्या होता है, अर्बनाइज, वो दोनों क्या होता है। तो इससे क्या कह सकते हैं, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है तो नेचुरली वहां पे क्या हो जाता है, सोसाइटी अर्बनाइज्ड हो जाता है। एग्लोमेरेशन इकोनॉमी, एग्लोमेरेशन इकोनॉमी मीन्स whenever many industries tend to come together to make use of the advantage offered by the urban sectors। जब बहुत सारे इंडस्ट्रीज एक ही प्लेस पर खुल जाते हैं और अर्बन फैसिलिटीज को अवेल करते हैं, और सेम टाइम द इंडस्ट्री एक दूसरे के प्रोडक्ट को सप्लाई करते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं इन द प्रोडक्शन, तो इस सिचुएशन को कहा जाता है आपको एग्लोमेरेशन इकोनॉमी का। यूं क्या है, बहुत सारे इंडस्ट्री एक जगह सेटअप हो जाते हैं और वो अर्बन फैसिलिटीज को अवेल करते हैं फॉर देयर प्रोडक्शन। इस सिचुएशन को, इस कंडीशन को एग्लोमेरेशन इकोनॉमी के नाम से जाना जाता है। हमारे देश में प्री इंडिपेंडेंस है। अब इंडिपेंडेंस से पहले की बात करें तो इंडिपेंडेंस से पहले हमारे देश में जितने भी इंडस्ट्री सेटअप हुए मोस्टली ओवरसीज ट्रेड के लिए होते थे। यहाँ ओवरसीज ट्रेड का मतलब है देश से बाहर ट्रेड होना। तो मोस्टली जितने कोस्टल एरियाज थे, आप देखिए मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, ये जो 3 सेंटर थे, बड़े बड़े सेंटर थे, वहां पे बड़े बड़े इंडस्ट्री सेटअप थे और वहां से ही ओवरसीज ट्रेड होता है, जिसके कारण आज भी अगर आप देखेंगे तो ये जो सेंटर है, हर सेक्टर में ये सेंटर डेवलप है। इंडस्ट्री के सेक्टर में हो या किसी और भी सेक्टर में, ये सेक्टर बहुत अधिक डेवलप है। इसका रीजन यही है कि इंडिपेंडेंस से पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडस्ट्री सेटअप किए तो इसी जगह पे, जिस कारण से इसका मैक्सिमम डेवलपमेंट हो पाया। इंडस्ट्री मार्केट लिंकेज, हमें इस प्रोसेस को समझना है कि इंडस्ट्री और मार्केट का लिंक कैसे जुड़ता है। तो इंडस्ट्री मार्केट लिंकेज में सबसे पहले रहता है इनपुट्स। इनपुट्स मीन्स जो इंडस्ट्री सेटअप करने में जो यूज किए जाते हैं थिंग्स, उसे इनपुट्स कहा जाता है। पहला है, आपको मैंने पहले ही बताया था, सबसे पहले सोचते हैं रॉ मटेरियल पे, या फिर उसके कंपोनेंट्स, और भी कई कंपोनेंट्स होते हैं इंडस्ट्री के लिए, उसके मशीन्स, उसके बिल्डिंग बनाए जाने, ये सभी उसका कंपोनेंट कहा जाता है। तो सबसे पहले इनपुट पर ध्यान देते हैं। इसके बाद फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर और इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें आता है। ये सब आगे उसके इनपुट्स में आए। जब इतने सारे इनपुट्स होते हैं, पहले आदमी कलेक्ट कर लेता है, उसके बाद इसको ट्रांसपोर्ट करके कहा जाता है फैक्ट्री के पास, जहां फैक्ट्री सेटअप किए जाते हैं। ये सारे उसके फैक्टर्स और इनपुट्स हो गए। इस सभी को रिमोट एरिया से, देश में मैंने पहले बताया, ऑल थिंग्स आर नॉट अवेलेबल एवरीवेयर वन प्लेस, एक जगह उपलब्ध नहीं होते हैं, तो इसको कलेक्ट करके और ट्रांसपोर्ट के थ्रू फैक्ट्री के पास पहुंचाया जाता है। फैक्ट्री में ये सभी इंगेज होते हैं प्रोडक्शन में, और प्रोडक्शन इंगेज होता है उसे कहते हैं आउटपुट, प्रोडक्शन होता है उसे कहते हैं आउटपुट कहते हैं। फिर ये आउटपुट ट्रांसपोर्ट होकर के मार्केट में चला जाता है। मार्केट से फिर ये क्या रिटर्न के रूप में आता है, मनी, और ये फिर मनी लौट करके इंडस्ट्री में आता है। और इस तरह का एक साइकिल चलता रहता है, जिससे इंडस्ट्री और मार्केट लिंकेज
होते रहते हैं। तो दिस वे द इंडस्ट्री एंड द मार्केट लिंकेज ईच अदर, और एक दूसरे से ये जुड़ते हैं। आपके लिए क्वेश्चन है, एक्सप्लेन कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री इन द इंडियन इकोनॉमी एंड अबाउट द लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री इन इंडिया। इंडिया में इंडस्ट्री का लोकेशन के बारे में एक्सप्लेन करें और साथ साथ हमारे इंडियन इकोनॉमी में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का क्या योगदान है, इसे लिख करके और ग्रुप में आप सेंड करेंगे। ओके, थैंक यू।